मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको वेलकम कहेंगे अपने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम जिंदगी से प्यार में। मैं हूं आपके साथ महक जबीन। रोजाना हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं 3 से 4। ये प्रोग्राम आपके लिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन से पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद हमारी यूथ को, हमें, आपको, मुझे, हम सबको मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से अवेयर करना है कि मनशियात का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से आपकी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। और जब हम इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं तो जहां पर इसका लीगल यूज है यानी कि अद्वियात, और जहां पर इसका इलीगल यूज है यानी कि जब हम इसमें नशे के सारे मामलात में पड़ जाते हैं तो वो कौन सा डिफरेंस है, वो क्या लकीर है और कहाँ कहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर आप बेखबरी में कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिसका बाद में आपको खमियाजा बड़े तरीके से भुगतना पड़ सकता है। और इस हवाले से हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है आपके लिए। अपने आप को आपने अवेयर कैसे रखना है, इस चीज से बचना कैसे है, नशा ना करना। जाहिर है ये तो आपकी और मेरी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए, घर वालों के लिए भी। लेकिन एक जिम्मेदारी ऐसी भी है हमारी जिसमें कि हम किसी की बातों में आ जाते हैं या किसी शख्स के हम शिकार बन जाते हैं और उसके बाद वो सारा का सारा मामला भुगतना हमें पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बातों से आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा, खासतौर पे जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारे बचपन से वालिदैन हमें ये बात बताते हैं जब आप बाहर के मुल्क ट्रैवल कर रहे होते हैं कि आपने किसी से सामान लेकर अपने बैग में नहीं रखना। कोशिश ये करें कि ना ही लें। अगर किसी दोस्त का, किसी बहुत करीबी रिश्तेदार का सामान हो तो आप उसको एक बार खुद से देख लें, चेक कर लें। यहाँ तक कि हम इतने कॉन्शियस होते थे बचपन में कि जब अपना बैग हम खरीदने के लिए जाते थे, ट्रैवलिंग बैग जो है, तो हम उसका भी ख्याल रखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी जिप में, किसी पोर्शन में कोई चीज, कोई नशावर चीज जो छुपी हो, जो कि बाद में हमें ट्रैवलिंग के लिए कोई परेशानी हमारे लिए कॉज कर सके। तो हमारा आज का प्रोग्राम इसी हवाले से आपको अवेयर करने के लिए। इंटरनेशनली और नेशनली हम ट्रैवल करते रहते हैं। आज के दौर में तो ये एक ऐसी बात बन गई है कि कई बार आप एक हफ्ते में 2 बार भी ट्रैवल कर रहे होते हैं वाया एरोप्लेन। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद एयरपोर्ट हैं जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, आज का हमारा टॉपिक बहुत जरूरी, जिसको कि मेरा ख्याल है कि हर शख्स को बहुत कान खोलकर और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसकी एयरपोर्ट पे जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? जी, एयरपोर्ट पे हमारी जिम्मेदारियां ये है कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं पैसेंजर्स, और उसके अलावा डोमेस्टिक और एयरपोर्ट से जो कार्गो बाय एयर जाती है, इस पे हम नज़र रखते हैं। और
اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر پورشن پہ ہم اپنا کام کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ سارا پروسیس ہے، آخر ایک شخص جو ہے جب وہ ایئرپورٹ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، تو اس کی جو یہ تلاشی کا یا جو اس پہ نظر رکھنے کا معاملہ ہے وہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے انٹرنیشنل جو پیسنجر ہوتے ہیں اس میں انٹرنیشنل پیسنجر کو ہم جو انٹرنیشنل ڈپارچر ہال ہے اس کے اندر ہمارے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، جو جوائنٹ کاؤنٹرز ہیں جہاں ہم پیسنجر کے لگیج کو سرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم وہیں پہ ہی جو پیسنجر ہوتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کے ڈاکومنٹس یعنی ٹریول ہسٹری دیکھ لیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس انفارمیشن بیس پہ بھی ہم وہاں یعنی اس انفارمیشن پہ ہم ایکشن وہیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو وانٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ اسکیپ ہونا چاہتے ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل ڈپارچر ہال. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم ایئر کارگو پہ وہاں سے جو بھی کارگو جاتی ہے اس کو ہم جو چیک کرتے ہیں اور اپنی تسلی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو آگے الاؤ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، ایک وہ فزیکل چیکنگ ہو رہی ہے جس میں کہ آپ کسی کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا رہے ہیں، اس کے پاسپورٹ سے، ٹریول ہسٹری سے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں جن سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں جی. اور اس کو فزیکلی چیک کرتے ہیں. کیا اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کیمراز ہیں یا اور کوئی ایسے طریقے ہیں یا کوئی مشینز ہیں جن میں سے آپ بیگز وغیرہ گزرتے ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ منشیات تو نہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ جی، اسکینرز ہیں، اس اسکینر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ 100% تو وہ بڑا ایک مختصر ٹائم ہوتا ہے تو ہم اسکینرز کی مدد بھی لیتے ہیں. اپنا مینولی بھی ہم چیک کرتے ہوتے ہیں جس کو ہم آبزرو کر لیتے ہیں. ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ اگر باڈی لینگویج سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پیسنجر کی کیفیت کیا ہے اور کوئی اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ اس کو یعنی وہ روک لیتا ہے اور اپنی تسلی کر لیتے ہیں. ٹھیک. اگر جس طرح سے کہ پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ان کی خاص باڈی لینگویج کو سمجھتے ہیں اور ہر ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ اپنی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے. لیکن اگر میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں تو آپ کیا اسپیسیفک چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک منشیات لے کے جانے والے شخص کی باڈی لینگویج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ منشیات تو نہیں لے کے جا رہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج ایک تو اس کے چلنے کا انداز، دوسرا اس کے جو لباس ہے اس کے لباس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس سے اگر ہم 2-4 سوال کر لیتے ہیں تو اس سوالوں سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کلیئر ہے یا ڈاؤٹ فل ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، کس عمر کے لوگوں کو آپ نے زیادہ انوالو پایا منشیات کو دوسرے ممالک میں لے جانے کے لیے؟ اس میں جو ینگ ہوتے ہیں کوئی 20 سال سے اوپر اور 50 سے بلو ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہ ان کا کام یہی ہوتا ہے وہ 50 ابو بھی ہم نے کیپچر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہاں یہ ہوتے ہیں کہ جو ایک سپیڈ سے جلدی امیر بننا چاہتے ہوتے ہیں تو ایک وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں. اور بالکل ٹھیک. اچھا، جس طرح سے ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں، جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے تو آپ خیال رکھیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی اس قسم کی ٹریفکنگ کا آپ نشانہ بن جائیں کہ کوئی آپ کے تھرو جو ہے وہ ڈرگ اسمگل کرواتے. تو کیا آپ نے کیا ایسا ہے یا صرف یہ باتیں ہی ہیں کہ لوگ آپ کو ایسا سامان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں؟ جی یہ بالکل پورے ایئرپورٹ میں یہ اناؤنسمنٹ ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کسی سے کسی بھی قسم کی چیز نہ لیں, اور ساتھ ساتھ میں اس کی پنشمنٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز برآمد ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی ہے, اور یہ اناؤنسمنٹ وقتاً فوقتاً فلائٹ کے دوران یہ ہوتی رہتی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ پھر ظاہر ہے آپ کو کئی بار ایسے واسطہ پڑا ہوگا ایسے لوگوں کا جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز ان کو جو دی گئی ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت آپ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, یا صرف آپ کے پاس سے منشیات نکلا ہے تو یہ آپ کو سزا دینے کے لیے کافی ہے؟ جی اس میں ہمارے پاس جب ہم کوئی سیزر کر لیتے ہیں تو باقاعدہ وہاں ایئرپورٹ سے ہم جو وہاں آن دی اسپاٹ جو لیگل کاروائی ہے وہ کر کے اور اس کو ہم ڈسپیچ کر لیتے ہیں اپنے پولیس اسٹیشن پہ, جہاں ان سے پراپر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیگلی ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے, اور ریمانڈ کے دوران وہ ساری چیزیں جس میں اگر اس کو کسی نے یوز کیا ہے تو جس نے یوز کیا ہے اس کو اریسٹ کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے, اور اکثر کامیابیاں ہوئی ہے. اکثر یہ ہوا ہے کہ وہ زیادہ چالاک ہوتا ہے, اس نے اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا ہوتا, اور جس کو ہم نے اریسٹ کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے اس کی رہائش یا اس کا کانٹیکٹ نمبر یا اس کا کوئی ٹھکانہ, کوئی الف بے کا نہیں پتا ہوتا اس کو. اچھا صحیح. جب اگر کوئی شخص ایسے پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو مزید ساتھ مسافر ہیں, دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, جو احباب ہیں, کیا ان کو بھی ساتھ ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے یا صرف اسی شخص؟ نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو انیشل انویسٹیگیشن ہے وہ ہوتی ہے کہ انوالو وہی ایک بندہ ہے یا اس کے ساتھ دوسرے ہیں. ٹھیک ہے. بعض مرتبہ انوالو دوسرا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی پوزیشن میں نہیں ہوتی, اور جو جس کی پوزیشن سے نکلی ہوتی ہے تو اسی سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی جو اس کے ساتھ انوالو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, تو ہم اس کو پھر اریسٹ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی چیز نکل آئی اور آپ کا قصور نہیں ہے تو آپ اتنی آسانی سے اسے بچ نکلیں. اس میں صرف نہ صرف آپ اپنے آپ کو پریشان کریں گے بلکہ اپنے ساتھ ٹریول کرنے والے اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے لاپرواہی, غیر ذمہ داری جو ہے یہ ویسے ہی آپ کو کچھ بھی کاسٹ کر سکتی ہے, یہاں تک کہ آپ کی اپنی لائف بھی آپ کو کاسٹ کر سکتی ہے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنے کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے. کچھ اور بھی امپورٹنٹ سوالات ہیں, ہم وہ بھی جہانگیر خان صاحب سے پوچھیں گے, لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ٹریک ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں, زندگی سے پیار, نجم شہراز کی آواز میں. یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کے لیے کہ جب کوئی شخص آپ کو خواب دکھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو وہ کتنا سبز ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کتنی ڈارک ہے. اگر آج پکڑے نہیں گئے تو کل نہیں تو پرسوں. کیوں سر؟ جی ایسا ہی ہے. تو ایونچولی جو ہے اس کا راستہ اندھیرے کی طرف ہی جاتا ہے. اس وقت ہم ٹریک سنیں گے زندگی سے پیار, نجم شہراز کی آواز میں. آپ سن رہے ہیں پیار زندگی پروگرام زندگی سے پیار, اور میں ہوں مہک جبین. سنوارنا اندھیروں سے نکالنا, ہمیں اس کو ہے سنبھالنا اپنے لیے سب کے لیے. Hooray!
लिए हमें जिंदगी से प्यार है, हमें जिंदगी से प्यार है, जिंदगी से प्यार है। अल्लाह ने हमको मुल्क दिया, आजादी दी, माँ बाप दिए, भाई बहन और रिश्तेदार, संगी साथी यार दिए। इन सब से जो बेगाना कर दे, अपनों से अनजाना कर दे, हर उस नशे को है ठुकराना। जी जनाब, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हमें जिंदगी से प्यार है। जिंदगी से प्यार बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि चांस तो है नहीं, एक बार मिली है, इसको जितने अच्छे तरीके से जी सकें जी लें। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हैं कामरान ऑन बाइक, आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं उनकी पोस्ट देख रही थी जिसमें वो एक फ्रेंच ट्रैवलर से मिले और उन्होंने फ्रेंच ट्रैवलर ने उनसे पूछा कि कामरान तुम कितना ट्रैवल करते हो एक दिन में अपनी बाइक पर। उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 200 किलोमीटर कर लेता हूँ, जिस दिन बहुत ज्यादा ट्रैवल करूँ तो 200 से 300 भी हो जाता है किलोमीटर। उन्होंने कहा कि कामरान तुम बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा स्लो हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ईरान कितने अरसे में पहुंचे फ्रांस से? उन्होंने कहा 3 साल में। तो आप ये मत कहिएगा कि आप पैदल आ रहे हो। उन्होंने कहा मैं वाकई पैदल आ रहा हूँ और मैं अपने इर्द गिर्द जिंदगी को मिस नहीं करता, लोगों को जो मैं ये जी रहा हूँ मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। एंड द पर्सन इज मोर देन 60 years old। तो हमारी जिंदगी तो इतनी कीमती है कि जो वाइज लोग हैं वो तो कहते हैं कि तेजी से चलकर भी इसको ना गुजारो, कि इसको आराम से देखकर अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को कि कहीं कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो उसके लिए वक्त निकाल कर। तो जब हम अपनी जिंदगी को ठहर कर अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो प्रॉब्ली हम बहुत से ऐसे झंझटों से निकल जाएंगे जिनमें हम खुद अपने आप को डाल लेते हैं। जहांगीर खान साहब, डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम इनसे जान रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो मनशियात को एयरपोर्ट पर जहाज के जरिए जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में किस तरह से वो अपनी जान फंसा लेते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है। लेकिन ये कि इसमें इनकाउंटर्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि इंटरेस्टिंग हो जाते हैं
اینٹی نارکوٹکس فورس کے لیے بھی. تو جہانگیر خان صاحب میں چاہوں گی کہ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں جس میں مطلب جو بڑا انٹرسٹنگ ہو, آپ کو فیل ہوتا ہو کہ ہم نے کوشش کی ہے بہت زیادہ. جی, ہم نے ایک, میں اس اسٹیشن پہ تو نہیں تھا, دوسرا ایک اسٹیشن ہے جہاں میں ایز اے انچارج تھا, تو ہم نے ایک پیسنجر سے ڈرگس برآمد کر لی. اب انیشل جو اسے انویسٹیگیشن کی تو وہ یہ کہے کہ جی یہ جو ڈرگس ہے یہ میرے ساتھی کی ہے, اور وہ تو مجھے چھوڑ کے, اور اس کے ساتھ بھی ڈرگز ہے, تو وہ ایئر کرافٹ میں وہ فلائی کر گیا یہاں سے. تو پھر فوری طور پہ ہم نے ایئر لائن اور ایویشن سے رابطہ کر کے فلائٹ جو ڈپارچر کر چکا تھا اور ہوا میں تھا وہاں سے وہ واپس بیک ہوا ہے اور لینڈ کیا ہے. تو پورے ایئر کرافٹ کو ہم نے آف لوڈ, پیسنجر کو آف لوڈ کرایا, اور اس کو پھر ہم نے شناخت کی. لیکن جس ڈرگ کے ساتھ جو ہم نے بندہ پکڑا تھا, جب اس کے سامنے ساری حقیقت آ گئی کہ جی اب تو میں نے جو کہا تھا وہ ایئر کرافٹ کے پیسنجر ایئر لائن وہ بھی آ گئے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہیں, اب تو میرا کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا. تو اس ٹائم اس نے پھر سچ کہا کہ میں نے جو آپ سے کہا یہ میں نے غلط بیانی کی تھی, اور یہ ڈرگس میں خود کیری کر رہا تھا, اور میں نے کوشش یہ کی کہ شاید میں اپنے کسی ساتھی کا وہ بتا کے تو میں اپنے آپ کو بچا سکوں, سیو کر سکوں. او مائی گاڈ, اور پیسنجرز کے لیے یہ کتنے سٹریس کی بات تھی. جی بالکل, اس ٹائم اس چیز کا تو ہمیں بڑا احساس ہو رہا تھا, لیکن چونکہ ڈرگس ایسی چیز ہے کہ اس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے, اور اللہ نے بھی ہمیں مطلب اس میں اجازت دی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آپ کے سامنے کوئی کیس آتا ہے جس میں کوئی وہ ڈرگس آپ کو انفارمیشن 100% ملتی ہے تو آپ اس کو واپس بیک کرا سکتے ہو. لیکن اس سے مجھے ایک ضرور سبق مل رہا ہے کہ جب آپ ٹریول کریں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ضرور نظر رکھیں, ورنہ کسی کی وجہ سے, کیونکہ کئی بار ہمارا ایک عام رویہ بن گیا ہے کہ مجھے کیا, جس کام سے میرا لینا دینا نہیں ہے مجھے اس میں نہیں پڑنا چاہیے. دو کہ اپنے کام سے کام رکھنا ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اپنی حفاظت کے تناظر میں اپنے ارد گرد نظر رکھنا بھی ایک ذمہ داری کی بات ہے. تو پیسنجرز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور وہ پیسنجر جن کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ ڈرگ کیری کر کے اور فلائی کر لے اور وہ یہ پھر سمجھے کہ جی میں سیف ہو گیا ہوں, تو اس طرح وہ نہ سوچیں, وہ بیک ہو سکتے ہیں. بالکل, لوگ ابھی واپس آ سکتے ہیں, تو صرف جہاز کے اڑ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا سر, یہ تو وہ بات ہوگی جو ہم پاکستان سے ظاہر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی ڈرگز باہر نہ جائیں تاکہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو, اور پھر اور سارے معاملات بھی. کوئی وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کی فلائٹس پر آپ خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہاں سے ڈرگز آ نہ رہی ہوں؟ ڈرگز کے حوالے سے چونکہ ڈرگ کرائم یا ڈرگز کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا, اور وہ وہاں وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں جہاں ان کو زیادہ پیسہ ملے. تو اس لحاظ سے ہم نے زیادہ یورپ کے جو فلائٹس ہے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں اس فلائٹس پہ ہماری زیادہ نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم مطلب پراپر جو ہے نا راؤنڈ دی کلاک ہم وہاں شفٹوں کے حساب سے اپنا وہ چیکنگ کرتے ہوتے ہیں اور اپنا نظر رکھتے ہیں ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے کہ مسافر کن کن طریقوں سے جو ہے وہ منشیات لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں کچھ پیسنجر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی باڈی میں کیری کرتے ہیں, یعنی ڈرگس کے جو کیپسول ہے وہ نگل لیتے ہیں, یا
वो लेते हैं तो उसके रोकथाम के लिए हमारे पास बॉडी स्कैनर है, उसे फिर हम उस स्कैनर से गुजार लेते हैं, हमें पता चल जाता है, और जैसे ही पता चल जाता है तो उसको हम फिर फौरन शिफ्ट कर देते हैं उसके निकासी के लिए हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर वो जो लीगल एक्शन होता है वो उसके बाद वो कर लेते हैं, और बाकायदा FIR लॉन्च हो जाती है और इनका रिमांड लेके आगे इन्वेस्टिगेशन होती है, और उनके साथियों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई हाथ आ जाते हैं तो कोई वही जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वो अपना कोई उसको अपना बायोडाटा नहीं दिया हुआ होता तो उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ मिलेगा। तो उसके अलावा पैसेंजर अपनी बॉडी के अलावा अपने पहने हुए जूतों में भी उस पे जूतों पे भी हमारी नजर होती है। इसके अलावा जो उनका जो लगेज होता है, लगेज में मतलब कंसीलमेंट, ये अपने बैग्स वगैरह में कंसीलमेंट की हुई होती है, और उस कंसीलमेंट के अलावा वो अपने सामान में भी जो छुपा के कोशिश करते हैं। ये गिफ्ट आइटम्स में जैसे मिठाई हो गई, मिठाइयों के दरमियान से भी हमने मतलब मंशियात निकाली है। ये जैसे सख्त जैसे अखरोट हो गया या मूंगफली हो गई, इनको तोड़ के तो भी आधे वो ओरिजिनल और उसके आधे जो है ना उन्होंने मिक्स करके तो उसके छिलके हटा के उसमें ड्रग्स रख के और दोबारा उस तरीके से बंद किया कि लगे ये कि जी ये वही ड्राई फ्रूट है जी। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा मेहनत। आई मीन जो शख्स इतनी मेहनत कर सकता है उसको तो जिंदगी में कहीं भी मेहनत कर ले तो वो कामयाब होगा ड्रग्स के अलावा। लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ कि एक शख्स की इतनी दिलचस्पी सिर्फ ड्रग्स में इतनी मेहनत करने का आखिर क्या मामला हो सकता है। इसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उन सब फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। फिलहाल हम चल रहे हैं, एक टाइम चेक ब्रेक है हमारी, उस जानिब जाएंगे, वापस आएंगे और आपसे मजीद बात करेंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी से प्यार में, हूं महक जुबीन। It's 3:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम। बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता। मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिज़र राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम, मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार।
नाउ वेलकम टू द प्रोग्राम. आप सुन रहे हैं जिंदगी से प्यार. मैं हूं महक जबीन और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद एयरपोर्ट जहांगीर खान साहब. आपका ताल्लुक एंटी नारकोटिक्स फोर्स से है और इसी हवाले से आप एयरपोर्ट पर अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देते हैं. जहांगीर खान साहब, हमने जो ANF के प्रोग्राम्स किए, हमने इसमें देखा कि हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स इस बात का ख्याल रखता है कि जो ड्रग्स हैं वो क्या इस्तेमाल के लिए ली जा रही हैं या इनको फरोख्त करने के लिए लेके जाया जा रहा है. क्या जब एयरपोर्ट पे आप किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ते हैं तो इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है? इसमें ये चीज तो होती है कि जो कैरी करने वाले होते हैं, कोई एडिक्ट्स हमने पकड़े हैं जो कि वो खुद भी एडिक्ट्स होते हैं और वो साथ में वो अपनी जो एडिक्शन अपना वो पूरा करने के लिए फिर उसको चूंकि जरूरत होती है मंशियात खरीदने के लिए पैसों की, तो वो फिर वो साथ में ये खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बेच भी देते हैं ताकि वो आगे के लिए वो उसके पास अमाउंट हो. ऐसे हुआ है. ठीक है. उसमें क्या सजा फर्क हो जाती है? जी, सजा तो जो रिकवरी होती है सजा उसी क्वांटिटी पे ही उसको मिलती है. अगर क्वांटिटी कम होती है तो उसकी अलग सजा होती है, ज्यादा होती है तो उसकी अलग सजा होती है. ठीक है जी. ठीक है. अब जब एक शख्स को आप पकड़ लेते हैं तो उसके बाद जो है उसके साथ क्या कार्रवाई की जाती है? हम जब बंदा एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं तो उस ड्रग्स को और उस बंदे को हम बाकायदा लीगली एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके और वो जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करके तो फिर हम अपने पुलिस स्टेशन के हवाले कर देते हैं. वहाँ पर उसका जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है वो FIR लॉन्च करके और उसके बाद उससे फिर तफ्तीश करता है और जरूरत पड़ती है तो रिमांड लेके उससे उसके साथियों के पीछे उसको पॉइंटेशन उसी से ही करवाते हैं और उसी से ही शनाख्त करवा के उसके साथियों को भी अरेस्ट करके तो फिर उसके बाद फिर जुडिशल भेजते हैं और जुडिशल करने के बाद फिर उन सब जो वो और उसके जो साथी होते हैं उनके खिलाफ चालान कोर्ट में देते हैं और फिर ये कोर्ट में ट्रायल होता है. फिर ट्रायल होने के बाद फिर ये जो कोर्ट समझती है वो फिर उतनी सजा. और बिल्कुल ठीक है. जैसा कि हमारे लिसनर्स को मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का एक परमानेंट हिस्सा है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो न्यूज हमारे साथ शेयर करता है जो भी कार्रवाइयां जो हैं वो पिछले 24 घंटे में की गई हैं ताकि हम अवेयर रहें कि ये इदारा एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो पाकिस्तान का इतना जिम्मेदार इदारा है, आखिर हम इसको इतना जिम्मेदार इदारा क्यों समझते हैं, वो सब कार्रवाइयां उनसे हम मुत्तला रहते हैं. और इस वक्त भी असलम जावेद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खबरें हमारे साथ शेयर करने के लिए. जी असलम साहब. अस्सलाम वालेकुम. ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है. अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं. सबसे पहले हेडलाइंस. एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 6 मुल्की कार्रवाइयों के दौरान 63 किलोग्राम मनशियात बरामद करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया. बरामद शुदा मनशियात में 20 किलोग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम अफीम, 22 किलोग्राम चरस और 1 किलोग्राम मैथएम्फेटामिन शामिल हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है. इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मुनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली 2 कारें भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली. लाहौर हाईकोर्ट ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमान की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपीलें दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी, जबकि इंसदादी मनशियात की अदालत कराची, लाहौर और पेशावर ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी. इसके अलावा इंसदादी मनशियात की अदालत पेशावर ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमान की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई दरखास्तें दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी, जबकि एक मुलजिम की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली. पेशावर हाईकोर्ट और इंसदाद मनशियात की अदालत लाहौर ने मनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली 3 गाड़ियों की सुपुर्दारी के लिए दायर की गई दरखास्तें दौरान समाअत मुस्तरद कर दी गईं. और अब इन खबरों की तफसील. पुलिस स्टेशन ANF गुलशन इकबाल कराची ने खुफिया इत्तला पर मबनी दौरानी कार्रवाई अल यूसुफ बस स्टॉप सोराब गोट के करीब
18 किलोग्राम चरस और 1 किलोग्राम मैथेम्फेटामिन बरामद करके किला अब्दुल्ला के रहायशी महमूद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन एनिफ लाहौर ने रावी टोल प्लाजा के करीब दौरानी कार्रवाई एक हुंडा सिटी कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 10.8 किलोग्राम हेरोइन, 18 किलोग्राम अफीम और 2.2 किलोग्राम चरस बरामद करके मौके पर मौजूद पेशावर के रहायशी खालिद परवेज नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन एनी फैसलाबाद ने टोल प्लाजा के करीब दौरानी कार्रवाई 2 किलोग्राम अफीम बरामद करके फैसलाबाद के रहायशी अब्दुल हमीद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन एनिफ लाहौर ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरानी कार्रवाई कार्गो टर्मिनल पर दौरानी तलाशी सिले हुए कपड़ों में छुपाई गई आइस बरामद कर ली। पार्सल इमरान नामी शख्स की तरफ से सऊदी अरब में मुकीम हाफिज अल्लाह के लिए बुक करवाई गई थी। एनिफ ने पार्सल अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन एनिफ लाहौर ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरानी कार्रवाई इटली रवाना होने वाले एक मुसाफिर गुजरावाला के रहायशी सज्जाद हैदर के सामान से तलाशी के दौरान इसके ट्रॉली बैग में छुपाई गई 8.250 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन एनिफ पेशावर ने अरबाब रोड पेशावर में दौरानी कार्रवाई एक मेहरान कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 2.4 किलोग्राम चरस बरामद करके मौके पर मौजूद सवात के रहायशी मोहम्मद सलीम नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात एनिफ के मुताल्लिका थानों में दर्ज कर दिए गए हैं। एएनएफ की खबरें आपकी खिदमत में FM 101 रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं और अब पेश खिदमत अदालतों में ज़ेर समात एएनएफ के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए मुकदमात से मुतालिक अदालती खबरें। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई 5 मुलजिमान मोहम्मद आसिफ, जन्नत गुल, शहनाज बेगम, हफीज और सैयद मोहम्मद की अपीलें दौरान समात हाईकोर्ट लाहौर ने मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मंशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी की सुपुर्दारी के लिए मुलजिम नूर हसन की तरफ से दायर की गई अपील दौरान समात हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इंसदाद मंशियात की अदालत कराची ने मंशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम शकील खान को 4 साल कैद बामुशक्कत और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 1 माह कैद की सजा काटनी पड़ेगी। इसी अदालत ने मुलजिम जन्नत गुल को 6 माह कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 6 माह कैद की सजा काटनी पड़ेगी। इंसदाद मंशियात की अदालत पेशावर ने मंशियात के कारोबार में गिरफ्तार मुलजिम इस्लाम गुल को कैद जो मुलजिम ने अरसा हवालात में गुजारी और 30,000 रुपये जुर्माना, जबकि मुलजिम मुदस्सिर को कैद जो मुलजिम ने अरसा हवालात में गुजारी और मुबलिग 15,000 रुपये जुर्माना। इंसदाद मंशियात की अदालत लाहौर ने मंशियात के कारोबार में गिरफ्तार मुलजिम आबिद हुसैन को 1 साल कैद की सजा सुना दी। इसके अलावा इसी अदालत ने मंशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली 2 गाड़ियां जिनकी सुपुर्दारी के लिए समिट बैंक और मुलजिम नजीर अहमद की तरफ से दायर की गई दरखास्तें दौरान समात अदालत ने मुस्तरद कर दी। इसके साथ ही एएनएफ से मौसूल होने वाली अब तक की खबरें खत्म हुई। जनाब वेलकम बैक। आपने खबरें सुनी और अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा म्यूजिक प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए ताकि आप और मैं थोड़ा सा लाइट फील कर सकें। आखिर सिर्फ सजा ही नहीं है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। मैं इस वक्त ये रीमिक्स वर्जन है आतिफ असलम के ट्रैक का माहिया वे सोनिया और अपने टाइम का बहुत बहुत हिट नंबर, लेकिन आज भी इसको सुनना उतना ही अच्छा लगता है। सो एंजॉय द ट्रैक, फिर हम वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिंदगी से प्यार। माहिया वे सोनिया वे, माहिया वे सोनिया वे, माहिया वे सोनिया, माहिया वे
मौसम तेरी चाहत मौसम ऐसा है आह आह तेरे यार का अंदेशा है हर खुशबू से आती है मेरी खुशबू मंदर मंदर नजर बदबू तेरा बिना सुना सुना लगता है मुझको तो जानिया सारा जहां तुझसे हंसी है सपनों की महफिल तुझ में बसी है जहां सुन ले सदाए मेरी देखो मैं झलक तेरी अब मेरे सामने आ मुझको कसम तेरी कहे बेकरारी मेरी चुप चुप के ना तड़पा वेलकम बैक। आपको इतना हाई आप एनर्जी करने के बाद हम वापस आए हैं और बात करेंगे हम वही जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि आखिर हम उस एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कैसे गुजर सकते हैं, जहां पर हमने बात की कि जाहिर है वो लोग जो कि ड्रग्स लेके जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। यानी कि अगर मुझे चेक किया जाता है, मैं खातून हूँ, जहांगीर खान साहब, ये तो बड़े मसले वाली बात हो जाती है। हमारे साथ जहांगीर खान साहब डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद एयरपोर्ट मौजूद हैं कि वो उसमें आप जो हाइपर पैसेंजर्स हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको ऐसे लगता है कि उनके पास है, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं और आप कैसे हैंडल करते हैं? उसमें ये जो खासकर लेडीज से मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी वो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल करे तो वो जो वहाँ पे जो ड्यूटियाँ परफॉर्म करते हैं उनके साथ ताउन करें और जो उनकी जो सर्च के हवाले से तसल्ली है वो तसल्ली होने दें उसको, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई तकलीफ देने के लिए नहीं होता, ये एक जुर्म की रोकथाम के लिए होता है। तो हमारी लेडीज स्टाफ भी वही अवेलेबल होती है, लेडीज के लिए वही लेडीज ही उसको हैंडल करती होती है, लेकिन ये है कि उससे जो उस पे बहस और तकरार में टाइम ज्यादा लगता है और वो जो काम होना होता है वो काम पैसेंजर का रश होता है और हमने तमाम पैसेंजर की तसल्ली करनी होती है। तो ये जो है ना ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि कोऑपरेट करें वहाँ पर जी। अच्छा सर, आप तो बहुत हम्बल और स्वीट हैं, लेकिन हमने ये शिकायत देखी है आमतौर पर कि जो अमला चेक कर रहा होता है वो कई बार हार्श हो जाते हैं, तो आप इसकी क्या वजह बयान करेंगे? क्या इसमें मुसाफिरों का ज़ाहिर दिन भर का काम है, मुसाफिरों का अपना रवैया ये इसकी वजह बनता है या फिर ये उनकी खास ट्रेनिंग है? जो स्टाफ के लोग हैं वो उसमें उसको हिदायत ये की जाती है कि वो बर्दाश्त से काम ले। वो कोई अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो उसको बताया गया है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा, वो मेरे पास आ जाए, मैं बैठा होता हूँ आप ठीक, और वो मसला मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर उसकी कोई तकलीफ है या वो ये समझ रहे हैं कि ये जो है ना मुझे बिला वजह तंग किया जा रहा है तो उसको फिर मुतमईन करके तो फिर उसको रवाना किया जाता है। तो हम चूंकि मैं वहाँ होता हूँ, मेरी नजर यही होती है कि पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो और अच्छे तरीके से वो ट्रेवल करे और अच्छे तासुरात के साथ, लेकिन साथ में हमें हमारी टीम को अपनी ड्यूटी करने दें और जो
अटेम्प्ट करते हैं ड्रग्स ले जाने की, हम उसको कैप्चर कर सकें। अच्छा, यहाँ पर ये मेरी आंखों देखा हाल है और ये मेरे साथ मैंने एक एयरपोर्ट पे ये मंजर आम देखा है। पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपने इंटरनेशनल नेशनल ट्रैवल किया है, तो इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आई वंडर कि उन्होंने शायद एक ही बार ट्रैवल किया और उनको ऐसा बैड एक्सपीरियंस ना हुआ। एंड दैट बैड एक्सपीरियंस इसकी खासतौर पर जो हमारे पाकिस्तानी बाहर से आते हैं या बाहर जा रहे होते हैं, जिनके पास रेड पासपोर्ट्स होते हैं या दूसरे मुल्क की शहरियत होती है उनके पास, कैनेडियंस होते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले होते हैं, उनका रवैया खास तौर पे बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। जो मैंने देखा है वो शाउट कर रहे होते हैं या फिर वो बिल्कुल तलाशी देने के लिए तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनको बहुत VIP ट्रीटमेंट मिले, और वो ये समझते हैं कि अगर वो VIP लाउंज से आए हैं फिर तो वो किसी भी किस्म की तलाशी वगैरह को देने का उनके पास नहीं है कि वो किसी को करने दें। तो उनके रवैये पे आप क्या कहेंगे? मैं उनसे भी ये कहूंगा कि वो एक चूंकि वो बाहर रहते हैं और अगर उसके पास रेड पासपोर्ट है तो उसका तो तरीका ये होना चाहिए कि वो उसने बाहर की दुनिया देखी है, वो तो और भी कोऑपरेट करने के लिए उसने तो मतलब हमारे मुल्क के जो एयरपोर्ट या हमारे एयरपोर्ट के स्टाफ को उसने देखा है, तो बाहर इंटरनेशनल दुनिया के एयरपोर्ट पे उसने देखा होगा कि किस तरह हैंडल करते हैं, और वो खुद भी एक उसमें रहता है दूसरे मुल्क में, तो उसको बहुत ज्यादा यानी ताउन करना चाहिए, बजाय ये कि वो इधर आके रोब जाड़े कि जी मैं बाहर से आ रहा हूँ या मैं बाहर रहता हूँ। ऐसा नहीं है। बर्दाश्त, और जो ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी कोई अपनी वो मर्जी से नहीं करता होता है, उसको पाबंद किया गया होता है कि जी ये जुर्म होता है, इस जुर्म की रोकथाम के लिए अपने यहाँ ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और हमारी हिदायत अपने स्टाफ के लिए होती है कि जी बर्दाश्त से काम ले, उसको मुतमईन करें। अगर वो कोई शाउटिंग करते हैं तो कोशिश हम यही करते हैं कि कोई इस तरह का कोई मसला ना आए, फिर भी का दुखा कोई हो जाते हैं तो हम उसको फिर समझा देते हैं, हैंडल कर लेते हैं। और हाँ जी, और मेरे ख्याल है ये समझने की बात है कि एक जो एहलकार सुबह से लेकर शाम तक उसकी ड्यूटी है 8 घंटे की, वो इतने लोगों को बर्दाश्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आखिर इंसान है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर जाए, थोड़ी सी बदमजगी होने लगे, तो लेकिन क्या ये सिर्फ उस एहलकार की ही जिम्मेदारी है बेचारा जो बर्दाश्त करे, या ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी कहीं कहीं लोगों को बर्दाश्त कर लें? अच्छा सर, ये क्योंकि मैं चाहूँगी थोड़ा सा खवातीन के ऊपर फोकस रखा जाए, जहाँ पे हमने ये जिक्र किया कि खवातीन को बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, लेकिन क्या आपने देखा है कि इसमें खवातीन इस काम में इन्वॉल्व भी होती हैं? आज की जनरेशन की लड़कियाँ ट्रैवलिंग के ड्रग्स को आगे ले जाने के लिए? जी, एक ड्यूल नेशनल फैमिली हमने पकड़ी, उसमें यानी अगर वो खवातीन चाहती तो वो अपने मेल मेंबर्स को भी रोक सकती थी कि ये काम ना करें, और मुझे उसके बच्चों पे जो छोटे थे जिसको ये नहीं था पता, वो उनके साथ हमें रोकने पड़े। और मकसद ये मेल, उसके साथ उसकी वाइफ और एक उसकी सिस्टर और बच्चे। तो मकसद ये है कि अब पूरी फैमिली को अब देखा जाए तो पूरी की पूरी फैमिली ड्रग्स लेके जा रही है। तो और कोई चीज ऐसी उसने नहीं छोड़ी थी जहां उसने ड्रग्स ना रखी हो। ओह माय गॉड, ठीक ठीक। और ये काम फिर आप लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो आपको क्या मालूम हुआ कि पाकिस्तान से कोई नेटवर्क था जो इसमें उनको हेल्प कर रहा था, या वो ये काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे? किस तरह का सिलसिला था? जी, उनका काम यही था, वो यानी यहाँ से कोई वहाँ की नेशनलिटी थी और वहाँ पे वो लोगों से यानी उस ग्रुप्स के साथ मिलके कोई न कोई तरीका करते थे कि वहाँ वो ड्रग्स ले और
यानी उसको सेल करके अपना और वो amount छोटे cash करें। बच्चों की वजह से जी। मेरा ख्याल है वो कई बार यहाँ बच जाते थे। इन्होंने जो फैमिली यूज की थी वो सिर्फ इस मकसद के लिए कि जी फैमिली समझ के हमें ये मतलब ये कि ज्यादा वो चेक नहीं करेंगे और हम गुजर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम ये कुछ हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात की, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करते हैं। क्या वहां पर भी हमने देखा है कि लोग जो हैं वो ड्रग्स को लेकर जाते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के थ्रू? जी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे ये होता है कि हमारी नजर होती है, हमारे जो इंटेलिजेंस सेक्शन है वो एक्टिव रहती है और जहां भी कोई इस तरह की वो मोमेंट्स ऑब्जर्व कर लेती है तो हमें इन्फॉर्म कर देती है, हम फिर फौरी एक्शन करते हैं। साथ में हम खुद भी जैसे ही मौका मिलता है कि अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है तो हम फिर डोमेस्टिक साइट पे देखते हैं कि कौन सी फ्लाइट चल रही है, तो वहाँ हम हमारे मेंबर्स जाके एक वो देख के आ जाते हैं। अगर कोई ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उस चीज की फिर तसल्ली कर लेते हैं। अगर किसी पैसेंजर का है तो उसे वो अपना लगेज और उसको तसल्ली करके फिर उसको बिल्कुल allow ठीक। कर देते हैं। जहांगीर खान साहब, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ा है, तो मैं चाहूंगी कि आप जाते हुए पैगाम दें हमारी नौजवान नस्ल को जो कि इस काम में पड़ रही है। और क्योंकि जवानी में एक बेखौफी एक बड़ा अंसर होता है, अब वो रूल्स के बारे में उनको मालूम नहीं होता, कवानीन के बारे में, सजाओं के बारे में। और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अपनी जो यूथ है उसको फैक्ट्स के बारे में बता सकें कि ये जो बेखौफी है, क्या कहते हैं, बेवकूफी की एक निशानी है बेखौफी भी। तो अब नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि वो चूंकि खुद तो जवानी की दहलीज पे होते हैं या उससे गुजर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी कोई भी हरकत उसकी सजा उनके पेरेंट्स को मिलती है। कोई इस तरह की ड्रग्स या कोई ड्रग्स यूज करने वाले दोस्तों से दोस्ती न रखें और खुद ड्रग्स अगर कोई बात भी होती है तो उस ड्रग्स के मौजू पे बात भी सुनने को टाइम ना दें और बच्चे जितना बच सकते हैं और उससे इनकी फ्यूचर भी बन सकती है। और अगर वो अपनी फ्यूचर तबाह करते हैं तो फिर इसी ड्रग्स में वो पड़ जाते हैं। और तो मैं सब को ये पैगाम दूंगा कि वो ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मंशियात से बचें, अपने वालिदैन को खुश रखें, अपने आप को कामयाब कर दें। आमीन सुम आमीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद एयरपोर्ट जहांगीर खान साहब, एंटी नारकोटिक्स फोर्स से आपका ताल्लुक, आपने आज का हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इन तमाम बातों में एक बात बहुत गौर तलब थी कि जो मनशियात के हवाले से कहीं डिस्कशन हो रही हो, कोई बात हो रही हो, तो उसको सुने भी मत, उसको वक्त भी मत दें, क्योंकि जब हम एक बार किसी चीज को वक्त देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाते रहते हैं। आज हम उसके बारे में वही बात के जब तक हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे को बचाने की बात कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों में किसी को बचाना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है। लेकिन कहीं पर आपको लगता है कि कोई शख्स इसको ईजी ले रहा है और इसको लाइटली इस पर बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसी ये वो डिस्कशन है जो कि ना सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए या मुआशरे के लिए ओवरऑल टाइम वेस्ट साबित हो सकती है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि हम किसी भी वक्त इस लानत में पड़ भी जाएं। और अपने आप को मेरा ख्याल है कि इतना मार्जिन देना चाहिए कि इंसान, कोई भी इंसान कि जितना भी ताकतवर हो, वो इतना कमजोर जरूर होता है कि किसी एक कमजोर लम्हे में वो कोई ऐसा गलत फैसला कर ले जो कि उसके लिए बाद में पछतावे का बायस बने। अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी हमारे इस प्रोग्राम जिंदगी से प्यार में, जो कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन FM 101 और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन से आपके लिए रोजाना पेश किया जाता है। जाते जाते आपके लिए हुमैरा अरशद की आवाज में वस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, और ये तभी होगा जब हम प्यार मोहब्बत से अपने घर वालों के साथ जिंदगी को अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।